नमस्कार दोस्तों, मेरे यानी डॉक्टर मुक्ता टंडन के यूट्यूब चैनल साहित्य आकाश रत्न में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां देने का मेरा प्रयास रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर अपलोडेड वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज हम बात करेंगे हिंदी कहानियों की, कहानी विधा की और उसके जुड़े हुए क्रमिक विकास की। कहानी लोकरंजन और कल्याण की प्रवृत्ति से विकसित हुई है। यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो इसका अर्थ होगा कहना। इसका विकास कथानिका से हुआ। कहानी शब्द से जिस कथा रूप का बोध होता है वह नवीनतम रूप लिए है और इसकी साज सजावट में कहीं ना कहीं पश्चिमी पद्धति का प्रवेश अवश्य हुआ है। यदि हम प्राचीन काल की कहानियों पे या दादी नानी की कहानियों पे ध्यान दें तो वो काल्पनिकता से भरी हुई मानव और पशु जीवन की, राक्षसों की, दैत्यों की, इस प्रकार की कहानियां हुआ करती थीं। कहानी कहना या कहानी लिखना और उसको पढ़ना, ये इस विधा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमारे नेत्रों के आगे चित्र खींच देती है। जब हम अपने नानी दादी से या किसी से भी कहानियां सुनते हैं तो कहानियां वो अपने श्रीमुख से सुनाती हैं और हम उसे पढ़ते नहीं हैं, पर उनके बोलने का जो ढंग है या तरीका है उससे हमारे आंखों के आगे वो चित्रात्मक बिंब खिंचते चले जाते हैं और हम उस पात्र के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करते हैं, उससे खुद को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उससे अपना संबंध देखते हैं। तो ये किसी भी कहानी की प्रमुख विशेषता होती है कि जब हम उसे पढ़ें तो ये हमें लगे कि हमारी अपनी है, हमारी अपनी जैसी है, या इसमें जिसके साथ जो भी घटित हो रहा है वो हमारा बहुत खास है, बहुत अपना है। यही कहानियों के विकास की और यही कहानियों के प्रभाव की बात रहती है। लोक कथाओं में भी हमने कहानियों को सुना है, लेकिन ये जनश्रुतियों पर आधारित होती थी। एक ने कही, दूसरे ने सुनी, दूसरे ने तीसरी जगह कही और इस प्रकार से लोक कथाएं आगे बढ़ती चली जाती थी। हिंदी कहानियों का जो मूल आधार रहा है वो यही लोक कथाएं रही हैं। सुन सुन के ये प्रवृत्ति प्रचार प्रसार पाके आगे बढ़ती चली गई। जब हम साहित्य में कहानी को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि कहानी में एक कलात्मक स्वरूप भी होता है। वो हिंदी गद्य का एक भेद है और साहित्य का एक विशिष्ट अंग है। ऐसे किसी को कहानी सुना देना या ऐसे ही किसी के आगे किसी कहानी को कह देना, यह एक अलग चीज है। और जब एक विधा के रूप में हम इसको अपनाते हैं तो हमें उसकी बहुत सी बारीकियों का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो साहित्य का एक विशेष अंग बन चुकी है। अगर हम भारत के प्राचीन कथा साहित्य में स्थिति देखें कहानी की, तो हिंदी के चारण काल में इतिहास, बात, प्रसंग आदि अनेक रूपों में कथा साहित्य की संसृष्टि हुई है। और इससे पूर्व की अगर हम बात करें तो उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों, जैन उपदेशों, पौराणिक रचनाओं या ग्रंथों, जिसका कि मूल आधार संस्कृत कथा साहित्य रहा है, और उसके आधार पर हिंदी में उन्हीं कथाओं का अनुवाद भी हुआ और उन्हीं का सार संग्रह करके कहानियां लिखी गईं। मध्ययुगीन प्रेमाख्यानों में जो सतकथा साहित्य है वो काव्य रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन हिंदी कथाकारों की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उनको कथा स्रोत अपने से उत्तराधिकार से मिले हैं। कैसे लिखना चाहिए, कैसे किसी तथ्य को प्रस्तुत करना चाहिए, इस तरफ इनका विशेष ध्यान रहा है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए या पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उसको एक टाइटल या शीर्षक देते हैं और ये शीर्षक ही कहानी का विशेष अंग बन जाता है। हम किसी की कहानी को तभी याद रखते हैं या तो उसकी कहानी में किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण पक्ष उल्लिखित हुआ हो या उसका शीर्षक जबरदस्त हो। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कि हम कहानी में तो मजा नहीं आया लेकिन हाँ उसका शीर्षक बड़ा जबरदस्त था, और शीर्षक के चक्कर में हमने पूरी कहानी पढ़ डाली। तो यही तथ्य है कि जो शीर्षक है वो एक प्रकार का कहानी का इंट्रो या आमुख है, और उसे पढ़ते ही एक जिज्ञासा हृदय में उत्पन्न होती है कि ये कहानी कैसी होगी। इस संदर्भ में पाश्चात्य कहानीकार चार्ल्स बैरेट का मत है, अ गुड टाइटल इज एप्ट, specific, attractive,
न्यू एंड शॉर्ट, यानी शीर्षक को सुंदर होना चाहिए, विषयानुकूल होना चाहिए, निश्चय बोधक होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नवीन और लघु होना चाहिए। तो इस प्रकार एक शब्द वाले शीर्षक, दो शब्द वाले शीर्षक या अनेक शब्दों वाले या कभी कभी तो पूरे वाक्य वाले शीर्षक भी हमें देखने को मिलते हैं। कहानी की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो कहानियां मनोरंजन और शिक्षा का उपदेश देने का सबसे सरल साधन रही हैं। प्राचीन काल से ही चलती चली आ रही हैं। मानव ने जब नेत्र खोले, सृष्टि को गंभीर गर्जना करते हुए देखा, तो उसके श्रीमुख से जो भाव संरचित हुए, उसने वाणी जो प्रदान की, तभी जाकर के कहानी का जन्म हुआ। तो कहानी के अगर हम प्राचीन रूपों की बात करते हैं तो हमें ऋग्वेद के संवाद सूक्तों में कहानियों का सामंजस्य मिलता है। उपनिषद काल में भी रूपक लिखे गए, आख्यानक काव्य और पौराणिक कथाएं लिखी गई। त्रिपिटक साहित्य जो बौद्धों का प्राप्त होता है, उसमें भी जातक कथाएं प्राप्त होती हैं। संस्कृत का परवर्ती कथा साहित्य प्राप्त होता है। प्राकृत अपभ्रंश में रचनाएं प्राप्त हुई, चारण साहित्य में मिली, लोक कथा और जनश्रुतियां इसका आधार बनी। मध्यकालीन हिंदी प्रेमाख्यानक काव्यों में भी लोक कथाओं का सम्मिश्रण किया गया। वार्ता साहित्य में भी इनको देखने को मिलता है। तो कथा साहित्य का जो ये प्रभाव है और उसका जो पूरा विकास है वो अनंतर काल से चला आ रहा है। लेकिन ऐसे में हमारे सामने प्रश्न उठता है कि आखिर हम हिंदी की पहली कहानी किसे माने, जब इतने लंबे समय से हिंदी कहानियां लिखी जा रही हैं या वो अपने चरम विकास को प्राप्त कर रही हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी कहानी होगी जो कहानी तत्वों के आधार पर हर मामले में अनुकूल मिले। खासतौर पे जब हम पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए, तभी से हिंदी कहानी साहित्य का एक अलग ही स्वरूप प्राप्त होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्यिक इतिहास ने अंग्रेजी के संपर्क में आकर के अपने स्वरूप में काफी परिवर्तन किया। तो कहानी भी इससे अछूती नहीं रही। कहानी अब सिर्फ लिखने का ही नहीं, किस तरह से लिखा जाए उस पैटर्न पे भी चलने वाली बन चुकी थी। तो इस आधार पर हिंदी कहानी साहित्य का आरंभ हम विशेषकर तब मानते हैं जब अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव उस पर पड़ा। हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, इस पे बहुत मतभेद रहे हैं। इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी, बंग महिला की दुलाई वाली जो कि 1907 में लिखी गई थी, किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती जो कि 1900 में लिखी गई, माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता 1901 में लिखी गई, इस संदर्भ में बहुत चर्चित रही है। रामचंद्र शुक्ल जी का मत सदा ही इंदुमती के पक्ष में रहा। इसका विश्लेषण हिंदी साहित्य में बहुत ही व्यापक स्तर पर किया गया है। और अगर हम उन दृष्टिकोणों को देखते हैं तो इंदुमती पर टेम्पेस्ट की छाया, जो कि शेक्सपियर का नाटक था, उसकी छाया प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हिंदी की अपनी मौलिक कहानी नहीं है। हम यहाँ पर मौलिक कहानियों को हिंदी की प्रथम रचना के रूप में देखने के पक्षपाती हैं। प्रभाव किसी पर भी किसी का पड़ सकता है, लेकिन उस प्रभाव से निकलकर उसमें अपनी मौलिकता, नवीनता लाना, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो टेम्पेस्ट की छाया कहकर के उसे मौलिकता के खाने से बाहर कर दिया गया था इंदुमती को। श्री देवी प्रसाद वर्मा ने माधव सप्रे की सन 1901 में आई कृति एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पहली मौलिक कहानी होने का दावा पेश किया। वहीं सारिका पत्रिका में डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1976 ईस्वी में प्रथम कहानी के रूप में किशोरीलाल गोस्वामी की ही एक दूसरी कहानी परिणय को प्रस्तुत किया, जो 1887 में लिखी गई थी। इस दावे का खंडन तो नहीं किया गया है, लेकिन अगर मान भी लिया जाए इसे, तो उसे मानने में कोई बुराई नहीं है। अगर इसे सच मान लेंगे तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा 1887
से आरंभ हुई मानी जा सकती है। यह नवीन बिंदु हैं जिनके आधार पर हम इंदुमती को नहीं मान सकते, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को पहली मौलिक कहानी माना है। यह दृष्टिगोचर होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि किशोरीलाल गोस्वामी को ही हिंदी कहानी लिखने का या पहली हिंदी कहानी लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि कहानी का कलेवर कैसा है, उसकी पहचान क्या है, तो इसके ऊपर कोई एक उपयुक्त परिभाषा देना बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि कहानी के बारे में कोई जो भी कह सकता है उसमें प्रबल अपवाद की स्थिति है। अमेरिकन लेखक एडलर एलन पो को आधुनिक कहानी का जनक माना जाता है। यदि हम उनकी बात माने तो उनके अनुसार कहानी एक प्रकार का वर्णनात्मक गद्य है जिसके वाचन में आधे घंटे से 1 या 2 घंटे तक का समय लगता है, लेकिन यह समय सीमा के आधार पर बनाया गया है। इसमें कहीं भी कहानी की कलेवर संरचना के ऊपर विचार ही नहीं किया गया है, क्योंकि अगर यही बात है तो ये गुण तो निबंध और रिपोर्टाज पे भी लागू होते हैं, तो उन्हें भी हम कहानी की श्रेणी में रख सकते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अब प्रेमचंद ने इस विषय में कहा कि गल्प एक कविता है जिसमें जीवन के किसी एक अंग, किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। इसे ही हडसन ने भी अनुमोदित किया है, लेकिन ये सर्वांग परिपूर्ण परिभाषा नहीं है। ऐसे अनेक विद्वान हैं, चाहे वो ह्यूम वॉकर हों, H.G. वेल्स हों, जैक लंडन हों, चेखव हों, बेकर हों, इलाचंद्र जोशी हों, भगवती प्रसाद वाजपेयी हों, जैनेन्द्र अज्ञे गुलाब राय हों, इन सभी विदेशी और देशी विचारकों के संबंध में जो अवधारणाएं और मत हैं, उसमें कहानी के किसी एक अंग या उपांग या किसी लक्षण का समावेश किया गया है। ऐसे में अगर हम उन सबको रेखांकित करेंगे तो हमें कहानी के विभिन्न गुणों की भी जानकारी प्राप्त होगी। इस पर चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।